अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपके सामने पेश है तारक इस्माइल सागर का शोराए आफाक नावल ए राहे हक के शहीदों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगने की सूरत में एक अच्छा सा कमेंट करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाएं। गुरजीत सिंह का बस नहीं चलता था कि वो अपने हेड बावर्ची धन बहादुर का टैटुआ दबा दे। गुज़श्ता 3 माह से वो धन बहादुर की मिन्नत समाजत करता आ रहा था कि इसे 1 हफ्ते की छुट्टी देकर गांव जाने की इजाज़त दे, लेकिन धन बहादुर इसे मुसलसल अगले हफ्ते पर टरखा रहा था। गुरजीत सिंह ने ज़िंदगी के कुछ अच्छे दिन हांगकांग में गुजारे थे, जहां से इसने कॉन्टिनेंटल खाने पकाने की अमली तरबियत हासिल करने के बाद एक अरसा वहीं 5 स्टार होटल में नौकरी की थी। इस होटल में भी इसका शुमार जल्द ही अच्छे बावर्चियों में होने लगा था और वो होटल के किचन की ज़रूरत बन चुका था। गुरजीत सिंह ने हांगकांग पहुंचने के फ़ौरन बाद ही अपने लंबे लंबे गेसों से निजात हासिल कर ली थी। काफ़ी अरसे तक इसने शेव भी साफ रखी, लेकिन फिर न जाने क्यों छोटी छोटी दाढ़ी दोबारा रख ली थी। अगर इसका नाम के साथ सिंह का लफ्ज़ ना होता तो कोई इसे सिख मानने पर तैयार नहीं था। बुरा हो इसके बहनोई आत्मा सिंह का, जिसने एक रोज़ दुश्मनी में अपने गांव में कत्ल कर दिया और गुरजीत सिंह को वापस भारत जाना पड़ा। बहनोई के जेल जाने से यादविंदर कौर अकेली रह गई थी। गुरजीत सिंह और गुरविंदर कौर की कुड़माई हुए 2 साल होने को आए थे और वो जब कभी 3-4 माह बाद 8-10 दिन के लिए घर आता तो वालिदैन को अगले फेरे पर शादी का गच्चा देकर निकल जाता, लेकिन इस मर्तबा वो बुरी तरह फंस गया था। आत्मा सिंह की जमानत नहीं हो रही थी, मुखालिफ पार्टी मजबूत थी। इसने गुरजीत से मुलाकात पर कह दिया था कि अब की बार वो अकेला हांगकांग वापस न जाए, अपनी बीवी को साथ लेकर जाए। गुरजीत ने बहुत आएँ बाएँ छाएँ की, लेकिन इस मर्तबा घर वालों ने इसकी दाल नहीं गलने दी और इसे ज़बरदस्ती ब्याह दिया। शादी से तो मुमकिन है गुरजीत सिंह पहले भी इनकार न करता, लेकिन असल डर इसे शादी से ज़्यादा वाही बीजी का था। सिख जट घराने में जन्म लेने के बावजूद इसने कभी देहात की ज़िंदगी पसंद नहीं की थी। जब कभी कॉलेज से छुट्टी होने पर इसका बाप इसे डांट डपट कर खेतों में ट्रैक्टर चलाने के लिए भेजता तो वो बादल न खास्ता ही जाता और ट्रैक्टर पर बैठकर इसने कभी अपना पाँव ज़मीन पर नहीं उतारा था। इसने लड़कपन में बाप और बड़े भाइयों से कई मरतबा मार और माँ से गालियाँ इसी मसले पर खाई थी, लेकिन कभी दिल से वो खेती बाड़ी की तरफ मतवज्जा न हो सका। ख़ानदानी रिवायात के मुताबिक बीए के साल अव्वल में ही इसकी कुड़मई गांव ही के एक और जट घराने में कर दी गई थी। इस घराने में इसके 2 भाई पहले ही ब्याहे हुए थे। गुरजीत सिंह को यकीन हो चला था कि अब इसकी जान मुश्किल ही से छूटेगी, क्योंकि बीए करते ही घर वाले इसकी शादी कर देंगे, जिसके बाद इसके पास 2 ऑप्शन रह जाएंगे कि या तो वो अपना आबाई पेशा इख्तियार करें या फिर फौज और पुलिस में नौकरी करें, जहां इसके ख़ानदान के अक्सर लोग पहले ही से मौजूद थे और वो खींच तान कर इसे ज़रूर किसी न किसी पैरामिलिट्री फोर्सेस में मुलाजमत दिला ही देते। गुरजीत सिंह की इन सब बातों से जान जाती थी। इसने जट घराने में जन्म लेने के बावजूद ब्राह्मणों जैसा मिजाज पाया था। वो तो गैर ममालिक के ख्वाब देख रहा था और इससे इस ख्वाब को भी बहुत हकीकत का रूप मिल गया जब इसने हांगकांग की एक इंस्टीट्यूट में होटल मैनेजमेंट कोर्स में दाखिला ले लिया। दरअसल इसने होटल मैनेजमेंट का तो बहाना किया था, इसने दाखिला ही कुक कोर्स में लिया था और खुदा खुदा करके बिलाखिर इसके घर वाले इस शर्त पर माने थे कि वो अपने देश से बाहर नौकरी नहीं करेगा। गुरजीत सिंह ने हामी भर ली थी। इसने सोचा फिलवक़्त घर वालों की हाँ में हाँ मिलाना ही इस वक्त बेहतर है। एक रोज़ वो एयर इंडिया के जहाज़ में बैठकर हांगकांग पहुंच भी गया, जहां इसके ख्वाब हकीकत बनते दिखाई दे रहे थे। यहाँ इसके लिए सब कुछ मौजूद था और इसने यहाँ ज़िंदगी की मारूमियों को चंद महीनों ही में ख़त्म कर दिया था। सारी ज़िंदगी इसने चूल्हे को हाथ नहीं लगाया था, लेकिन वाहे गुरु की कृपा से न जाने कहाँ इसके हाथों में ऐसी तासीर आ गई थी कि जो खाना वो बनाता खाने वाले उंगलियां ही चाटते रह जाते। अपने इसी फ़न के बलबूते पर वो बिलाखिर शेरटन होटल तक पहुंच गया, जहां अब वो अच्छी खासी तनख्वाह और मराहत के साथ शानदार ज़िंदगी गुजार रहा था कि बैठे बिठाए ये मुसीबत गले आन पड़ी। इसने घर वालों की ज़िद के सामने एक शर्त पर हथियार फेंके थे कि वो गाँव में नहीं रहेगा, दिल्ली में रहेगा और वहाँ अपनी मर्ज़ी की नौकरी करेगा। शायद इसका बापू तो ये शर्त ना मानता, लेकिन गुरजीत सिंह की सुसर की मिन्नत समाजत पर इसे हथियार फेंकने ही पड़े।
यूं भी इसके बेटों ने अब भाई की हिमायत करना शुरू कर दी थी और इसके लिए यही काफ़ी था कि कम से कम गुरजीत सिंह भारत से बाहर नहीं जा रहा, क्योंकि इससे ख़तरा पैदा हो चला था कि इस मरतबा अब वो दोबारा हांगकांग गया तो कभी वापस नहीं लौटेगा। गुरजीत सिंह ने शादी के बाद अपनी बीवी समेत हांगकांग का चक्कर लगाया और अपने मैनेजर से दिल्ली के होटल शेराटन के लिए सिफारिशी रुका लेकर गया, क्योंकि इसका शुमार अच्छे बावर्चियों में होने लगा था। इसलिए इसकी सिफारिश करने में मैनेजर ने किसी हिचकिचाहट का मुजाहिरा नहीं किया था। दिल्ली के होटल शेराटन, ताजमहल और फिर ताजमहल से प्राइम मिनिस्टर हाउस तक इसका सफ़र अगले 3 साल में तय हो गया था। धन बहादुर, जो प्राइम मिनिस्टर हाउस का हेड बावर्ची था, एक रोज़ किसी अच्छा खाना पकाने वाले की तलाश में, जिसकी ज़रूरत इसे शिद्दत से आन पड़ी थी, ताजमहल में अपने एक पुराने दोस्त के पास आया था, जिसने फ़ौरन ही गुरजीत सिंह का नाम लेकर इसका तारुफ भी करवा दिया था। वज़ीर आज़म हाउस की नौकरी से ना करना गुरजीत सिंह के नज़दीक कुफरानी नेमत के मुतरादिफ था, क्योंकि यहाँ इसे तनख्वाह मामूल से दुगनी और बहुत सी मराहत भी हासिल हो जाती, जिनके बाद वो कम से कम दिल्ली की तल्लोकपुरी से ज़रूर नजात हासिल कर सकता था। और ऐसा ही हुआ। इसे प्राइम मिनिस्टर हाउस के सर्वेंट एरिया में एक शानदार लग्जरी फ्लैट रहने के लिए मिल गया था। गुरजीत सिंह अगले 3 रोज़ बाद अपनी बीवी और एक बच्चे समेत यहाँ मुंतकिल हो गया। इसने दिल्ली की पसमानदा बस्ती तल्लोकपुरी में अपना मकान किराए पर चढ़ा दिया था और अब यहाँ खुशी की ज़िंदगी बसर कर रहा था। इसे अपने गांव से अगर अब तक कोई दिलचस्पी थी तो इसकी वजह सिवाय इसकी माँ और ससुराल के और कुछ नहीं था। यही दिलचस्पियाँ इसे 2-3 महीने बाद 1-2 दिन के लिए अमृतसर ले जाया करती थी। बसूरत दीगर इसे अपने आबाई मस्कन से कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसने तो बहुत कोशिश की थी कि इसका बाप भी ज़मीन और घर बार फरोख्त करके दिल्ली आ जाए, जहाँ वो आसानी से अपने दोनों भाइयों के लिए अच्छी मुलाजमत का बंदोबस्त कर सकता था। लेकिन इसके बाप ने इसकी इस तजवीज़ का जवाब हमेशा गालियों की सूरत में इसे दिया था, क्योंकि इसके नज़दीक ज़मीन माँ का दर्जा रखती थी और वह ज़मीन फ़रोख्त करना अपनी माँ को बेचने के मुतरादिफ समझता था। अच्छा बापूजी, जैसे आपकी मर्जी। कभी आपको मेरी ये बातें बहुत याद आएंगी। वो बिलाखिर अपने बाप को यही बात कहकर खामोशी इख्तियार कर लिया करता था। 2-3 मरतबा इसने माँ को ज़बरदस्ती यहाँ ला कर रखा था, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर 2-3 रोज़ बाद ही इसकी माँ की तबीयत अचाट होने लगी। कभी इसे गुरजीत के बापू के खाने पीने की फिक्र लग जाती और कभी अपने घर में मौजूद गाय की। अब तो गुरजीत ने हार मान ली थी और उन्हें कुछ कहना ही छोड़ दिया था। प्राइम मिनिस्टर हाउस में नौकरी करते इसे अब 1 साल होने को आया था और इसकी शादी को 3 साल हो रहे थे, जब अचानक इसे दोबारा गैर मुल्की यात्रा का दौरा पड़ा। शायद इसके लाशऊर में चिंगारियां दबी रहती, लेकिन बुरा हो भारतीय प्राइम मिनिस्टर का, जो इसे अपने गैर मुल्की दौरे पर लंदन ले गई। धन बहादुर ने इसका इंतखाब इसलिए किया था कि प्राइम मिनिस्टर को इसके हाथ का पका खाना बहुत पसंद था और गैर ममालिक में भी वो अमूमन 1-8 बावर्ची ज़रूर साथ रखा करती थी। लंदन पहुंचकर गुरजीत का दिल तो यही चाहा कि वो यहीं रह जाए, लेकिन बुरा हो सिक्योरिटी वालों का जो साए की तरह इससे चिमटे रहे। जब वो अपने एक दूर पार के रिश्तेदार से मिलने लंदन के इलाके ऑलगेट गया तो भी स्कॉटलैंड यार्ड वाले हिफाजत के लिए इसके साथ थे। बादल खासा वो भारत वापस तो आ गया, लेकिन अपना दिल वहीं लंदन में छोड़ आया था। अब इसकी ज़िंदगी का एक ही मकसद रह गया था कि वो जितनी जल्दी मुमकिन हो बाहर चला जाए, लेकिन बज़ाहिर इसकी कोई सूरत दिखाई नहीं पड़ती थी। इस रोज़ भी वो यही ख्वाब लिए कनाट पैलेस के इस होटल में बैठा था, जब इसके सामने बैठे नौजवान ने 1-2 मरतबा अजब सी नज़रों से इसकी तरफ देखा, फिर वो अचानक इसकी तरफ आ गया। क्षमा कीजिए, अगर मैं भूल नहीं रहा तो हम शायद कहीं मिल चुके हैं। इसने बड़े महज़ब लहजे में अमेरिकन लहजे वाली अंग्रेज़ी में कहा। गुरजीत सिंह गो के इसकी तरह तो नहीं, अलबत्ता अंग्रेज़ी अच्छी तरह बोल सकता था। इसके लिए सबसे ज़्यादा अहम बात यह थी कि इस नौजवान की बात करने का अंदाज़ इसके गैर मुल्की होने की चुगली खा रहा था और यह इसके काम का बंदा हो सकता था। इसने फ़ौरन ही यह जान लिया कि ज़रूर वो इससे मिल चुका है। तशरीफ़ रखिए, गुरजीत सिंह ने मुहज़्ज़ब लहजे में इसे मुखातिब करते हुए अपने सामने वाली कुर्सी पर बैठने की दावत दी। मैं असल में होटल लाइन से ताल्लुक़ रखता हूँ, मुमकिन है हम पहले मिल चुके हों। नौजवान के बैठने पर इसने बहुत मुहज़्ज़ब लहजे में कहा। आप कहीं हांगकांग में भी रहे हैं? नौजवान ने इसकी आंखों में झांकते हुए कहा था। जी हाँ, आज से 3 साल पहले की बात है। गुरजीत ने इसकी हाँ में हाँ मिलाई। ओह वेल, मेरा नाम प्रमोद है और आप शायद गुरजीत हैं। नौजवान ने अचानक ही इसकी तरफ मुसाफे के लिए हाथ बढ़ा दिया। गुरजीत हैरानगी और खुशी से मिले जुले तासुरात से इसकी तरफ देख रहा था। प्रमोद की आखिरी बात ने तो ये साबित कर दिया था कि वो गुरजीत को पहले से जानता है, लेकिन
गुरजीत सिंह को अभी तक याद नहीं आ रहा था कि इसने प्रमोद को हांगकांग में कहां देखा है। बहरहाल इसने दिमाग पर ज्यादा जोर देना मुनासिब न जाना। इसे सैकड़ों लोग जिंदगी में मिले और चले गए, यकीनन प्रमोद भी इनमें से एक था। मैं होटल शेराटन में कुछ दिन ठहरा, अगर मैं भूल नहीं रहा तो जरूर हम वहीं मिले थे। दरअसल मैं भी पंजाबी हूँ और इस हवाले से दुनिया में जहाँ कहीं कोई हम जुबान मिल जाए मैं इससे फ्री हो जाता हूँ। प्रमोद इस तरह एतमाद से बात कर रहा था कि गुरजीत सिंह तो क्या दुनिया का कोई शख्स ही अगर इससे ना मिला होता तो जरूर इसकी बात को सच मान लेता। अब आप कहाँ रहते हैं स्टेटस, इसने छूटते ही जवाब दिया। गुरजीत अभी इस्तफामिया नजरों से इसकी तरफ देख रहा था। कैलिफोर्निया बे एरिया में मेरे फादर के होटलों की एक चैन है, बस अपने ढाबे ही समझ लीजिए। साले गोरे पिकोड़े और समोसे खाकर ही मस्त हो जाते हैं और हम पिकोड़े बेच कर कैलिफोर्निया के 5 शहरों में 5 ढाबे बना लिए हैं। इसने हंसते हुए कहा, वेल डन। बेख्तियार गुरजीत के मुंह से निकला, आजकल इधर आया हुआ हूँ साला, अपना कोई रिश्तेदार तो यहाँ रहा नहीं, बस मैं हूँ चला आता हूँ कभी कभी, कुछ बिजनेस के मामलात थे, 3 साल बाद आया हूँ। इसने गुरजीत के ऑर्डर पर मंगवाई कॉफी का घूंट हलक में उंडेलते हुए कहा, महाराज आप मुझे अपना बेहतरीन दोस्त पाएंगे। गुरजीत की बत्ती सी बाहर निकल पड़ी। अंधे को जैसे 2 आंखें मिल गई थी। प्रमोद इसे पहले से जानता था, अमेरिकन था। अमेरिका में इसके बाप के 3-4 भारतीय रेस्टोरेंट थे और इसने क्या लेना था। वाहे गुरु तेरी कृपा से लगता है मेरी सुनी ही गई। इसने दिल ही दिल में कहा, ओ क्यों नहीं भाई, मैं तो जिसे एक मरतबा मिल लूँ इसे भूलता नहीं। मुझे याद है वहाँ हांगकांग में भी तुमने मुझे ख़ास तौर से दाल सब्जी बनाकर खिलाई थी। यहाँ भी जाहिर है यही काम करते होगे। ओहो यार, मैं अपना ही तारुफ करवाए जा रहा हूँ। वैसे बाय द वे तुम करते क्या हो, कहाँ हो आजकल? प्रमोद ने इससे बेतकल्फी से पूछ लिया था। मैं आजकल प्राइम मिनिस्टर हाउस में बावर्ची की जॉब कर रहा हूँ, गुरजीत ने जवाब दिया। वाह भाई वाह, फिर तो डरना ही चाहिए हम जैसे छोटे लोगों को। जाहिर है अब तो प्राइम मिनिस्टर तुम्हारे हाथ का खाना खाती होंगी, प्रमोद ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे नहीं महाराज, सच्ची बात तो यह है कि मेरा मन यहाँ नहीं लगता। मुझे तो आज भी रह रहकर अपना वही हांगकांग वाला दौर याद आता है, गुरजीत ने बददिली से कहा। वाकई? प्रमोद ने बज़ाहिर हैरानगी से पूछा। गुरजीत ने हाँ में मुख्तसर सा जवाब दिया। यकीन नहीं आता, खैर देखेंगे। अब ये बताओ कि अपने हाथों की पकी सब्जी दाल कब खिला रहे हो? प्रमोद ने अचानक ही कहा, आज ही संडे है, मेरी ऑफ है, शाम को घर आइए ना। गुरजीत ने इसके जवाब में दावत दे दी और प्रमोद ने यूं इसकी दावत कबूल की जैसे वो अमेरिका से भारत आया ही इसलिए था कि गुरजीत के हाथ की पकी दाल सब्जी खाए। दोनों काफ़ी देर इधर उधर की मारते रहे। इस दौरान प्रमोद ने गुरजीत को इसकी मर्जी की तमाम सब्ज़ बाग दिखा दिए थे। जब वो दोनों शाम गए अलग हुए तो गुरजीत को यकीन हो चला था कि अब दुनिया की कोई ताकत इसे अमेरिका जाने से नहीं रोक सकती। इसने दिल ही दिल में अभी से रवानगी के लिए पेश आइंदा मुश्किलात पर गौर करना शुरू कर दिया था और इनका मुमकिन हल भी सोच लिया था। वो जानता था कि अगर इसके इरादे की भनक भी किसी के कान में पड़ गई तो इंटेलिजेंस वाले इसकी जान को आ जाएंगे। ये बात भी दरअसल इसे प्रमोद ने ही समझाई थी। इसने वादा किया था कि अगले 2 माह के अंदर अंदर इसका वर्क परमिट मंगवा कर इसे चुपचाप अमेरिका रवाना कर देगा। इसने गुरजीत से कहा था कि इसे अभी भारत 2.5-3 माह क़याम करना है, क्योंकि शिमला में इनका एक होटल और कोठी मौजूद है और वो इसे फ़रोख्त करने के बाद ही अमेरिका जाएगा। अपने इरादे की भनक भी किसी को न पड़ने देना। मैं तो कहता हूँ अभी भाभी से भी बात न करना, औरतें बात संभाल कर नहीं रखती। कहीं ये बात तुम्हारे घर से बाहर निकल गई तो सारे सिक्योरिटी वाले तुम्हारे पीछे लग जाएंगे, क्योंकि तुम एक अच्छे बावर्ची हो जिसे वो इतनी आसानी से भागने नहीं देंगे। प्रमोद ने बड़ी राजदारी से इसे समझाते हुए कहा था, आप बेफिक्र रहें वीर जी, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगा। इसने प्रमोद की हाँ में हाँ मिलाई। थोड़ी देर बाद दोनों अलग अलग हो गए थे। गुरजीत ने अमेरिका जाने के जोश में प्रमोद से ये तक नहीं पूछा था कि वो दिल्ली में कहाँ रहता है। अगले रोज एक अजियतनाक इंतजार के बाद प्रमोद ने इसे अपनी शक्ल दिखाई दी थी। ऐन इन लम्हात में जब गुरजीत मायूस हो चला था, इसे प्रमोद अपने फ्लैट की तरफ आता दिखाई दिया। गुरजीत करीबन भागता हुआ इसके इस्तकबाल को गया था। प्रमोद ने इसकी शक्ल पर नजर पड़ते ही बड़े जोर और गर्मजोशी से फतह बुलाई और इससे यूं बढ़कर बगलगीर हुआ जैसे दोनों जन्म जन्म से एक दूसरे के साथ रहे थे। क्षमा करना वीर जी, मुझे दरअसल देर किसी और ने नहीं, इस साले मोटर वाले ने करवाई है। इसकी गाड़ी होटल से निकलने के थोड़ी देर बाद ही खराब हो गई और ठीक होने में 2 घंटे लग गए।
जब भी मैंने इसे जाने के लिए कहा, इसने मिन्नत समाजत करके मुझे भी रोक लिया। प्रमोद ने इसके कुछ कहने से पहले ही मैदान साफ कर लिया था। वीर जी, कोई बात नहीं, मुझे इल्म है ये सारे इंडिया के टैक्सी कार वाले होते ही ऐसे हैं, इसने घर में दाखिल होते हुए कहा था। घर पर गुरजीत ने प्रमोद का तारुफ पहले ही से इसे एक बेतकल्लुफ दोस्त की हैसियत से करवाया हुआ था। इसने अपनी बीवी को बताया था कि प्रमोद इसके साथ हांगकांग में काम किया करता था और दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। अब वो अमेरिका में रहता है जबकि गुरजीत यहाँ भारत में धक्के खा रहा है। इसने बतौर ख़ास प्रमोद के लिए अपने हाथ से खाना तैयार किया था। प्रमोद की जुबान में जाने क्या जादू था कि गुरजीत से ज़्यादा अब गुरविंद कौर इसकी गुरविदा होती जा रही थी। इसने अपनी चरब ज़बानी से गुरविंद कौर को मुस्तकिल मतवज्जा किए रखा था। गुरजीत की बेटी बंटी तो इसे अलग ही नहीं हो रही थी। रात देर गए गुरजीत इसे अपनी मोटरसाइकिल पर होटल ताज महल तक छोड़ कर आया। प्रमोद ने इसे बताया था कि वो यहाँ रहता है, अलबत्ता अपना कमरा नंबर नहीं बताया था। यार आजकल मैं यहाँ से चेकआउट कर जाऊँगा, सारे ऊंची दुकान, फीका पकवान, कोई और अच्छा होटल देख रहा हूँ। दोनों ने अगले रोज शाम गए कनॉट पैलेस के इस होटल में मिलने का वादा किया था जहाँ इनकी पहली मुलाकात हुई थी। प्रमोद ने इसे कहा था कि वो आते समय अपना पासपोर्ट भी चुपके से ले आए, लेकिन अपनी बीवी को भी इस बात का पता न चलने दे, और गुरजीत सिंह ने ऐसा ही किया। वो अपना पासपोर्ट साथ लेकर प्रमोद से मिलने चला गया था। ये पासपोर्ट इसने जान से लगा कर रखा हुआ था। इसकी बीवी को भी इस बात की कानों कान खबर न होने पाई। इस मर्तबा प्रमोद इससे मिला तो इसने छुटते ही कहा अब वो शेल्टन होटल में आ गया है। इसने अपना कमरा नंबर भी गुरजीत को बता दिया था और अपना फ़ोन नंबर भी दे दिया था। गुरजीत के ना करने के बावजूद आज खाने का बिल प्रमोद ने अदा किया था। इसने दमे रुखसत गुरजीत को गर्मजोशी से अलविदा कहा और इसे बताया था कि अगले 3-4 रोज़ में वो गुरजीत को अच्छी खबर सुनाएगा। अगले 3 रोज़ गुरजीत ने इंतज़ार की सूली पर लटक कर बिताए। तीसरे रोज़ शाम को अचानक ही प्रमोद का फ़ोन आ गया। अभी तक गुरजीत ने इसे इसलिए फ़ोन नहीं किया था कि प्रमोद ये न सोचने लगे कि वो इससे सिर्फ अमेरिका के वीज़े के लिए ही दोस्ती कर रहा है। प्रमोद ने इसका हाल चाल दरियाफ्त करने के बाद अगले रोज़ इतवार की छुट्टी की वजह से इसे दोपहर के बाद इसी जगह मिलने के लिए कहा था और इसके अलावा इसने फ़ोन पर और कोई बात नहीं की थी। वक्ते मुकर्ररा पर वो पहुंच गया था। इस मर्तबा प्रमोद होटल के बाहर ही इसका मुंतजिर था। यार आज कहीं और चलते हैं, इसने बेतकल्फी से गुरजीत के कंधे दबाते हुए कहा। कहाँ? गुरजीत ने मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ते हुए पूछा। कहीं भी चलो, इंडिया गेट की तरफ चलें, हमें तो कभी कभी ये जगह देखने का मौका मिलता है। जाने अब जाकर फिर भारत वापस भी आना होगा या नहीं, प्रमोद ने कहा और दोनों गुरजीत की मोटरसाइकिल पर इंडिया गेट की तरफ चल दिए। इंडिया गेट पहुंचकर उन्होंने एक कदरे महफूज कुंज तलाश कर लिया और चाय का ऑर्डर देकर वहीं बैठ गए। आजकल बड़ी सख्ती चल रही थी, ऐसी बात नहीं कि तुम्हारा काम ना हो, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपनी मौजूदगी में ही तुम्हारा काम मुकम्मल करवा दूं। तुम जब चाहो अगले 3 माह के दौरान अमेरिका आ जाओ। प्रमोद ने इसकी बीवी और बंटी समेत खैरियत दरियाफ्त करने के बाद कहा। क्या मतलब, क्या मसला है? गुरजीत कुछ घबरा सा गया था। यार मसला कोई नहीं, अगर हम कानूनी तरीके से चलें तो 1 से 3 माह का अरसा लगता है, लेकिन अगर तुम ज़रा हिम्मत करो तो अगले 1-1.5 माह ही में तुम्हारा वीज़ा लग जाएगा। प्रमोद ने इसकी आंखों में झांकते हुए कहा। वो कैसे? मैं तैयार हूँ, तुम जो भी कहो मैं तैयार हूँ। इसकी बेताबी देखी नहीं जा रही थी। देखो गुरजीत सिंह, ये दुनिया मतलब की यार है, यहाँ का असूल है इस हाथ दे और इस हाथ ले। मेरे बाप का एक मिलने वाला यहाँ अमेरिकन कौंसलेट में वीज़ा अफसर लगा हुआ है। मैंने इससे तुम्हारे मुतल्लिक बात की थी कि तुम्हारी बारी ज़रा जल्दी लगवा दे, क्योंकि बाकी तमाम ज़रूरियात मैं पूरी कर दूंगा। आजकल मेरे फादर की तरफ से तुम्हारे लिए लेटर और गारंटी वगैरह भी आ जाएगी। वो साला किसी तरह मानता ही नहीं, लेकिन फिर अचानक ही इसने मुझसे एक काम कह दिया है। इसका कहना है कि अगर तुम ये काम करते रहो तो वो अगले 3 माह के अंदर अंदर तुम्हारा परमिट भी बनवा देगा। इस तरह तुम ग्रीन कार्ड के अहल होगे और अपनी बीवी और बच्ची समेत आसानी से अमेरिका जा सकोगे, जहां तुम्हारा ये भाई तुम्हारे लिए बाकी तमाम बंदोबस्त कर देगा। प्रमोद ने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ दी थी। क्या काम है वो? गुरजीत सिंह ने बड़े इश्तियाक से पूछा। मुझे तो खुद समझ नहीं आती, लेकिन इसने बताया है कि जो भी मेहमान प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग पर आते हैं, इनकी फहरिस्त तुम्हारे पास किचन में भी आती है कि इनके पसंदीदा खाने क्या हैं, ताकि इनकी मर्जी के मुताबिक खाने तैयार किए जा सकें। क्या ऐसा होता है? प्रमोद ने बज़ाहिर बड़ी ही मासूमाना अंदाज से इस तरह ये बात पूछी थी जैसे वाकई इसे किसी बात से कुछ लेना देना ना हो।
हाँ, जब कभी कोई खसूसी कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है या कोई गैर मुल्की वफद आए तो ऐसा ही होता है, गुरजीत सिंह ने जवाब दिया। दरअसल मुझे तो यार समझ नहीं आई कि वो गोरा कह रहा था कि तुम सिर्फ ये करो कि ऐसे मेहमानों की फहरिस्त उन्हें पहुंचा दो। प्रमोद ने अचानक ही कह दिया था। गुरजीत के चेहरे पर एक लम्हे के लिए उलझन के आसार दिखाई पड़े, जिस पर प्रमोद फौरन मोहतात हो गया। यार दरअसल इन साले सफारतकारों को ये बड़ा शौक होता है कि जिस मुल्क में वो काम करें वहाँ के बड़े बड़े लोगों से अच्छी तरह आगाह रहें कि आज भारतीय प्राइम मिनिस्टर से कौन मिला है, कल कौन मिला था, वगैरह वगैरह। मेरा ख्याल है इस तरह ये ज़्यादा बाखबर होकर अपनी हुकूमत के सामने अपने नंबर बनाते होंगे। और क्या ये कौन से साले मिलिट्री के कागज़ हैं जो तुमने चोरी करके पहुँचाने हैं, प्रमोद ने कहा। और गुरजीत ने मान लिया। हाँ यार मुझे क्या भाई, मैं सारे नाम दे दिया करूँगा, गुरजीत ने लापरवाही से कहा। प्रमोद को यकीन हो चला था कि इसका वास्ता वाकई किसी मुकम्मल गधे से पड़ा है या फिर इसने गुरजीत को वाकई अच्छी तरह बेवकूफ़ बना लिया है। इसके बाद गुरजीत से हर तीसरे चौथे रोज़ इसकी मुलाकात होती और वो इसे वज़ीर-ए-आज़म भारत के साथ मिलने वाले इन मेहमानों की फहरिस्त कागज़ पर लिख कर ला दिया करता था, जो फिर प्रमोद इस पर एहसान करते हुए अमरीकी गोरे को मुंतकिल कर देता। हर मुलाकात पर वो इसे ये ज़रूर बताता कि अमेरिकन इसके काम से बहुत खुश हैं। 1 माह तक ये सिलसिला जारी रहा। इस दौरान प्रमोद ने इसे अमेरिका से गुरजीत के लिए आने वाले स्पॉन्सरशिप लेटर भी दिखा दिया और इससे अमरीकी वीज़ा फॉर्म भी पुर करवा लिया था। इसकी तस्वीर भी हासिल कर ली और तमाम तफसीलात भी इससे मुतल्लिक जान ली थी। गुरजीत भी समझता था कि ये सब अमेरिकन वीज़े के लिए दरकार मालूमात हैं और इसे यकीन था कि जल्द ही वो दिन आने वाला है जब वो अपने परिवार समेत अमेरिका में होगा। इस दौरान हर मुलाकात पर इसे प्रमोद ये ज़रूर समझाता रहा कि वो अभी हरगिज़ किसी को अपना हमराज न बनाए, क्योंकि इसे कभी सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिलेगी और वो एक ही सूरत में अमेरिका जा सकता है कि जब इसे अचानक यहाँ से फरार करवा दिया जाए। गुरजीत ने इस दौरान कभी अपने ज़मीर पर कोई बोझ नहीं महसूस किया था, क्योंकि इसने अपनी दानिश में अभी तक कोई गैर कानूनी काम नहीं किया था। प्राइम मिनिस्टर के मेहमानों की फहरिस्त किसी को देना इसके नज़दीक कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं था। उस रोज़ गुरजीत खासा गुस्से में दिखाई दे रहा था। क्या बात है प्यारे, आज बड़े गर्म नजर आ रहे हो, प्रमोद ने इसके सामने विस्की का पैग रखते हुए कहा। दोनों इस वक्त प्रमोद के होटल वाले कमरे में बैठे थे जहां इसने आज ताज़ा मेहमानों की फहरिस्त वसूल की थी। यार बात क्या, वो साला धन बहादुर। विस्की का घूंट हलक में उंडेलते हुए इसने हेड बावर्ची धन बहादुर को गालियों से नवाज दिया था। क्या हुआ धन बहादुर को? प्रमोद ने दिलचस्पी का मुजाहिरा किया। वो खुद शराब नहीं पी रहा था, क्योंकि इसने गुरजीत सिंह से कह रखा था कि अमेरिकी डॉक्टरों ने कम से कम 5 साल से इसे सख्ती से पाबंद किया है कि वो शराब को छू कर भी ना देखे, इस तरह इसकी जान भी जा सकती है। इसने अंग्रेजी जुबान की किसी ऐसी बीमारी का नाम लिया था जिसका मतलब अगर गुरजीत सिंह डिक्शनरी में भी तलाश करने लगता तो शायद तलाश न कर पाता। साला 1 हफ्ते से टरखा रहा है। इधर गाँव से बापू के 3 फ़ोन आ चुके हैं। माँ बीमार है और बापू साला मुझे फ़ोन पर गालियाँ देकर गाँव आने के लिए कहता है, गुरजीत ने कहा। इसमें रुकावट क्या है, छुट्टी क्यों नहीं देता वो? इसने नया पैक तैयार करके गुरजीत की तरफ लुढ़का दिया। गुरजीत ने पहले धन बहादुर को गालियों से नवाजा, फिर अचानक ही इसने लाशऊरी तौर पर ही शायद वो फिक्रा कहा जिसने प्रमोद को चौंका दिया। साला सारी रात मुझे जगाए रखा जैसे मैंने हमला करना है पाकिस्तान पर। क्या मतलब पाकिस्तान पर हमला? मैं कुछ समझा नहीं। प्रमोद ने हैरत अंगेज तौर पर अपने तासुरात छुपा लिए थे और अगला पैक भी तैयार कर लिया था। अब गुरजीत को वाकई चढ़ने लगी थी। यार मुझे तो कुछ पता नहीं, वो क्या नाम है इसका, सियाचिन वो बर्फानी इलाका है। इस पर हमला करने की बातें सारी रात करते रहे और हमें सारी रात बेआराम किया। गुरजीत अब खुल रहा था। सियाचिन, अच्छा वो जो नॉर्थ में है बर्फानी इलाका, लेकिन वहाँ क्या ऐसा रखा है जिस पर ये लोग हमला करेंगे? प्रमोद ने फिर से इसे छेड़ दिया। मैं यार कौन सा वहाँ मौजूद था, हम तो दरमियान में ड्रिंक्स वगैरह ले जाया करते थे और फिर मैंने सुबह का ब्रेकफास्ट नाश्ता इनके सामने रखा था। इस पर बातें कर रहे थे। वो कुछ कह रहे थे ये पागलपन होगा और कुछ कह रहे थे इन साले मुस्लिमों को सबक सिखाना चाहिए, अभी इनका दिमाग दुरुस्त नहीं हुआ, पंजाब में भी हेरा फेरी कर रहे हैं। गुरजीत अपनी रूह में बोलता गया और इसकी जुबान से निकला एक एक लफ्ज़ प्रमोद के ज़हन में नक्श होता रहा। चलो यार जहन्नम में जाएं सब, तुम्हारा काम अगले 10-15 दिनों में बन जाएगा। मैं जाने से पहले तुम्हारे टिकट का बंदोबस्त कर जाऊंगा, बाकी जो बाना करतार दा। इसने सिखों के से अंदाज में कहा।
प्रमोद की ख्वाहिश थी कि अब जल्द से जल्द गुरजीत यहाँ से निकले और वो ये अहम खबर महफूज हाथों तक पहुँचाए। प्रमोद इसका कवर नेम था और इसने कमाल फन का मुजाहरा करते हुए भारतीय प्राइम मिनिस्टर हाउस के इस बावर्ची तक रसाई हासिल की थी। इसे गुरजीत का नाम और हांगकांग में इसके कुछ अरसा क़याम से मुतल्लिक बताया गया था। बस यही एक टिप थी, इसके काम आ गई और इसने गुरजीत को कल्टीवेट कर लिया था। इसने अपनी तरबियत का शानदार मुजाहरा करते हुए गुरजीत सिंह को कटआउट बनाया था और बड़ी कामयाबी से वो अपने मुल्क को भारतीय प्राइम मिनिस्टर में होने वाली अहम मीटिंग्स के शुरका के नामों और तफसीलात से आगाह कर दिया था। रात देर गए गुरजीत की वापसी हुई। इसने प्रमोद को बताया था कि इसे परसों तक जरूर छुट्टी मिल जाएगी और वो 3 रोज के लिए गाँव जा रहा है। अब 4-5 रोज बाद मुलाकात होगी, तब तक तुम्हारा काम यकीनन बन चुका होगा, प्रमोद ने मुस्कुराते हुए कहा और वो गुरजीत को रुखसत करने के लिए होटल के बाहर तक आया। इसे एक टैक्सी पर सवार करवाने के बाद इसने बेचैनी से अपने कमरे में आकर फहरिस्त का जायजा लिया तो इसके दिल की धड़कन तेज होने लगी थी। शायद आज गुरजीत कुछ ज्यादा ही गुस्से में था, क्योंकि वो अपने मामूल के खिलाफ आज मेहमानों की फहरिस्त की वो कापी उठा लाया था जो किचन में इनके पसंदीदा खानों के लिए आई थी, वरना तो वो इस फहरिस्त की नकल किसी कागज पर उतार कर लाया करता था। इस फहरिस्त में जो नाम दर्ज थे, इनके ओहदे भी साथ ही लिखे थे। जैसे जैसे वो नाम पढ़ता जा रहा था, इसको अपने खून की गर्दिश तेज होने का एहसास हो रहा था। डायरेक्टर जनरल रॉ, जीओसी नॉर्दर्न कमांड, डिफेंस सेक्रेटरी, कमांडर इन चीफ भारतीय फौज, एक एक करके नाम इसके दिलो दिमाग में गूंज पैदा कर रहे थे। इसके साथ ही नॉर्दर्न एरिया में भारत की तरफ से पाकिस्तान पर फौज कुशी की बातें इसका माथा ठनका। ओ माय गॉड, क्या भारतीय सियाचिन के बर्फीले मैदानों पर कब्जा करने वाले हैं? इसने अपने आप से सवाल किया। गुज़श्ता कुछ दिनों से वो भारतीय अखबारात में इस हवाले से कुछ मज़ामीन देख रहा था, तो ये बात है, इसने अपने आप से कहा और दूसरे ही लम्हे वो होटल से बाहर था। ये रात का पहला पहर था। दिल्ली की जिंदगी अपने शबाब पर थी। सड़कों की रौनकें दुबाला हो रही थी। दोशहरा की आमद थी और दरे बाम सजाए जा रहे थे। इसने जानबूझकर होटल का टेलीफोन इस्तेमाल नहीं किया था, जबकि आम हालात में वो होटल का फ़ोन ही इस्तेमाल किया करता था। यहाँ से 4-5 किलोमीटर तक वो दिल्ली की रौनकों के संग संग चलता गया। इसके गिर्द गिर्द रंगो नूर का एक तूफान ठाठे मार रहा था, लेकिन वो इन सब से लापरवाह अपने ज़हन में समाये खदशात से लड़ता झगड़ता बिलाखिर सरदार काहन सिंह के पीसीओ तक पहुँच गया था। सरदार काहन सिंह मुकामी पाया सिख था, जिसका बेटा दिल्ली की एक टेलीफोन एक्सचेंज में सुपरवाइजर था। बाप बेटा मिलकर ये गैर कानूनी पीसीओ चला रहे थे, जहां प्रमोद और इस जैसे दूसरे ज़रूरतमंद मामूल के रेट से कम रेट्स पर गैर मुल्की कॉल कर लिया करते थे। आज भी वो इस मकसद से यहाँ आया था। इसकी शक्ल पर नजर पड़ते ही सरदार की बातें खुल गई, क्योंकि प्रमोद कभी कभी आता था और इसे 150 रुपए की आमदन करवा कर ही जाया करता था। प्रमोद ने हस्बे साबिक पहले दोनों हाथ बांध कर इसे फतह बुलाई, फिर इससे हाल चाल पूछा और इस इत्मीनान के बाद अब वहाँ इसके अलावा और कोई गाहक नहीं रह गया। सरदार काहन सिंह से नेपाल के इस नंबर पर फ़ोन मिलाने के लिए कहा, जहाँ वो कभी कभी एक लड़की से दिल पिशौरी किया करता था। इस बात का इल्म सरदार काहन सिंह के सिवा और किसी को नहीं था। मैं क्या पापा जी साडा भी सेहरा करा दो। इसने काहन सिंह की तरफ देखकर आंख दबाते हुए अपना मतलूबा नंबर इसकी तरफ बढ़ा दिया। सामने वाले डब्बे में बैठ जा, आज खुले ही गप लाल है। सरदार काहन सिंह बड़ी बस्ती में दिखाई दे रहा था। धन्यवाद सरदार जी। प्रमोद ने इसकी तरफ मुस्कुराहट उछाली और इससे कुछ फासले पर मौजूद एक लकड़ी के कैबिन में चला गया, जहां सरदार काहन सिंह ने लाइन मिलाकर इसको फ़ोन उठाने का इशारा किया था। काठमांडू में मौजूद इस ट्रैवल एजेंसी का दफ्तर अभी तक खुला हुआ था, जहां इसने फ़ोन किया था। दूसरी तरफ से एक भारी भरकम आवाज़ ने हेलो किया। जवाब में प्रमोद ने अपना नाम दोहराया और खैरियत पूछने के बहाने अपनी खुफिया शनाख्त भी करवा दी। हाँ भाई भांजे, क्या हाल है? दूसरी तरफ से बड़ी गर्मजोशी से दरियाफ्त किया गया। प्रमोद ने कैसा है कि जवाब में गुरजीत की तरफ से मेहमानों की लिस्ट रिकॉर्ड करवाने के बाद इसके और अपने दरमियान होने वाली गुफ्तगू का एक एक लफ्ज़ दोहरा दिया। दूसरी तरफ से लंबी हूँ भरी गई। अब क्या हुक्म है जनाब? इसने दरियाफ्त किया। ठीक है, सुबह तक इसी होटल में इंतज़ार करो, लेकिन किसी भी इमरजेंसी की सूरत में इससे पहले भी निकल सकते हो। मैं भाइया जी से बात करने के बाद होटल में लंदन से फ़ोन करूंगा, दूसरी तरफ से कहा गया और दूसरे ही लम्हे सिलसिला मुनक़ता हो गया। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।